नमस्कार। आज हम नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। स्वागत है। हाँ, और ऊपर से देखने में ये सिस्टम बड़ा सीधा साधा लगता है, पर जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। और इस इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। ये देखने में एकदम किसी होशियार स्टूडेंट की कॉपी जैसे लगते हैं, जिसमें हर चीज को डायग्राम और फ्लोचार्ट से समझाया गया है। हाँ, तो हमारा मकसद है इन नोट्स में छुपी जानकारी की हर परत को खोलना। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात इनकी उपमाएं हैं, मेटाफर्स, जैसे फैक्ट्री, रेस्ट हाउस, डिलीवरी सिस्टम। हाँ ये पूरे प्रोसेस को एक कहानी जैसा बना देते हैं। हाँ, तो हम इसी कहानी का पीछा करेंगे, मतलब शुक्राणु यानी स्पर्म के बनने से लेकर उसके अंतिम पड़ाव तक का सफर। तो चलिए इस सिस्टम की ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात यह है कि सारे अंगों को 2 टीमों में बांटा गया है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये वर्गीकरण असल में काम के आधार पर किया गया है। नोट्स इन्हें कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग। ओके। प्राथमिक अंग वो है जिसका सिर्फ एक और सबसे जरूरी काम है, क्या? मुख्य उत्पाद बनाना। इस मामले में वो उत्पाद हैं युग्मक यानी गैमीट्स। और पुरुषों में ये काम वृषण या टेस्टिस करते हैं। हाँ, जिनका काम है शुक्राणु बनाना। मतलब जो असल में प्रोडक्शन कर रहा है वो प्राथमिक हुआ। बिल्कुल, वृषण ही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं हीरो है, बाकी सब उसके सहायक कलाकार है। लेकिन एक मिनट, इन सहायक कलाकारों को द्वितीयक कहना क्या ठीक है? इन नोट्स में जो लिस्ट है, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, ग्रंथियां, शिशिन, इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। सही बात है। ये तो बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। आपका पॉइंट एकदम सही है। द्वितीयक का मतलब कम जरूरी बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है सहायक। अच्छा। आप इसे ऐसे सोचिए, एक फिल्म में हीरो के बिना फिल्म नहीं बन सकती, लेकिन डायरेक्टर, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर के बिना भी तो नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। तो वृषण हीरो है और बाकी यंग प्रोडक्शन टीम है। दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं, बस उनके रोल अलग अलग हैं। ये हुई ना बात। तो चलिए प्रोडक्शन के हेडक्वार्टर्स से शुरू करते हैं, जिसे नोट्स ने द फैक्ट्री का नाम दिया है, वृषण। हाँ, तो इस फैक्ट्री में क्या क्या बनता है? इस फैक्ट्री में आप समझिए एक साथ 2 अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस चलती हैं। 2? हाँ, पहला और सबसे मुख्य है शुक्राणु का उत्पादन, लाखों करोड़ों की संख्या में। ये इस फैक्ट्री का मेन प्रोडक्ट है। और दूसरा? मैंने देखा नोट्स में एक और चीज पर गोला लगाया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हाँ, और ये बहुत खास है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुषों में यौन विकास को नियंत्रित करता है। जैसे आवाज का भारी होना या दाढ़ी मूंछ का आना। बिल्कुल। तो ये फैक्ट्री एक ही समय में शुक्राणु भी बना रही है और एक बेहद जरूरी हार्मोन भी। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। मतलब एक प्रोडक्ट शुक्राणु एक पाइपलाइन के जरिए बाहर निकलता है, और दूसरा प्रोडक्ट हार्मोन वो सीधे खून में चला जाता है। एक ही फैक्ट्री से 2 अलग अलग डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल, और इसीलिए जीव विज्ञान में से इतना अनोखा माना जाता है। जब कोई ग्रंथि अपना उत्पाद किसी नली या डक्ट के जरिए भेजती है तो उसे बहिर्स्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे यहाँ शुक्राणु शुक्रवाहिनी से निकलते हैं। सही। और जब कोई ग्रंथि अपना उत्पाद यानी हार्मोन सीधे खून में छोड़ती है तो उसे अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो वृषण ये दोनों काम एक साथ करता है? हाँ, ये एक 2 in 1 अंग है। कमाल है। तो हमारी फैक्ट्री तो चालू हो गई, लेकिन किसी भी अच्छी फैक्ट्री को सही से काम करने के लिए सही माहौल चाहिए, सही तापमान चाहिए। बिल्कुल। इस फैक्ट्री का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम क्या है? क्या बात है, बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ये इस सिस्टम के सबसे शानदार डिजाइन में से एक है, वृषण कोश या स्क्रोटम। अच्छा। नोट्स में एक थर्मामीटर का चित्र बनाकर इसे समझाया भी गया है। शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो तापमान को लेकर बहुत संवेदनशील है। मतलब इसे एक खास टेम्परेचर चाहिए होता? हाँ, और वो तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कम होना चाहिए। कम? हाँ, हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए बहुत गर्म है। इस प्रक्रिया के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। यानी शरीर से 2 से 3 डिग्री कम। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसीलिए वृषण शरीर के अंदर ना होकर वृषण कोश नाम की इस थैली में शरीर के बाहर लटके होते हैं? बिल्कुल, ताकि फैक्ट्री थोड़ी ठंडी रहे और प्रोडक्शन पर असर ना पड़े। आज तक इस बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था। है ना कमाल का डिजाइन? ये तो हमारे शरीर में ही एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखने जैसा है, जिसे ठंडा रखना जरूरी है ताकि डेटा करप्ट ना हो जाए। बेहतरीन उपमा है।
और यहाँ दांव पर डेटा से कहीं ज्यादा कीमती चीज लगी है, अगली पीढ़ी की संभावना। सही बात है। प्रकृति ने ये सुनिश्चित किया है कि इस सबसे जरूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ न हो। ठीक है, तो हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, क्लाइमेट भी कंट्रोल में है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। ओके। माल को फैक्ट्री फ्लोर से वेयरहाउस तक पहुंचाया भी तो जाना है। इस ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है शुक्रवाहिनी या वास डेफरेंस की। जैसा कि नोट्स के डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक पतली माउसल ट्यूब या नलिका है जो वृषण से निकलती है। इसका काम बहुत सीधा और सरल है, बने हुए शुक्राणुओं को फैक्ट्री से उठाकर आगे के स्टेशन तक पहुंचाना। ये एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन है। और ये अगला स्टेशन है शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। नोट्स में से स्पर्म का रेस्ट हाउस कहा गया है। हाँ, ये मजेदार है। पर रेस्ट हाउस शब्द सुनकर लगता है कि ये बहुत पैसिव सी जगह होगी जहां शुक्राणु बस आराम करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये शब्द एक अच्छी शुरुआत है, पर ये इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। ये सिर्फ एक रेस्ट हाउस नहीं, बल्कि एक मिशन ब्रीफिंग रूम और मैस हॉल जैसा है। अच्छा। हाँ, ये शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से स्टोर तो करता है, लेकिन इसका असली काम उन्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार करना है। तैयार करना कैसे? शुक्राशय एक खास तरल पदार्थ बनाता है। ये तरल वीर्य या सीमेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नोट्स में साफ साफ लिखा है कि ये तरल शुक्राणुओं को गति व ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें फ्रुक्टोस नाम की चीनी होती है जो शुक्राणुओं के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह काम करती है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ उन्हें आराम नहीं करने देता, बल्कि आगे के लंबे और मुश्किल सफर के लिए उनका लंच बॉक्स भी पैक करता है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये रेस्ट हाउस और फ्यूल स्टेशन दोनों है? बिल्कुल। यहाँ उन्हें ताकत दी जाती है क्योंकि आगे का सफर बहुत कठिन है। मादा जनन तंत्र के अंदर उन्हें बहुत दूरी तय करनी होती है और उसके लिए ये ऊर्जा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुक्राणुओं ने आराम कर लिया, उन्हें एनर्जी ड्रिंक भी मिल गए। लॉन्च से पहले चेकलिस्ट पर अगला आइटम क्या है? नोट्स में एक अखरोट के आकार की प्रोस्टेट ग्रंथि का जिक्र है। हाँ, और ये क्वालिटी कंट्रोल और एक्टिवेशन डिपार्टमेंट है। एक्टिवेशन। हाँ। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरल पदार्थ बनाती है जो वीर्य में मिल जाता है। इस तरल के दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। पहला, सुरक्षा। सुरक्षा किससे? मादा जनन मार्ग का जो वातावरण होता है वो थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। ये अम्लीयता शुक्राणुओं के लिए घातक हो सकती है। अच्छा। तो प्रोस्टेट का तरल क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और शुक्राणुओं के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाता है। एक तरह का सुरक्षा कवच। सही। और दूसरा काम, नोट्स में एक बॉक्स बनाकर सक्रिय शब्द पर जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिशन पर भेजना। अगर शुक्राशय ने उन्हें ईंधन दिया था तो प्रोस्टेट ग्रंथि उन्हें इंजन स्टार्ट करने का सिग्नल देती है। ओके। ये तरल शुक्राणुओं की पूंछ को और तेजी से गति करने के लिए एक्टिव करता है। ये एक बायोलॉजिकल गो सिग्नल है। अच्छा। आप इसे मिशन कंट्रोल का फाइनल कमांड समझ सकते हैं। ऑल सिस्टम्स गो, इंजन्स ऑन फुल थ्रॉटल। वाह, ये तो एक पूरी लॉन्च प्रक्रिया है। तो अब हमारे पास ऊर्जा से भरे पूरी तरह सक्रिय शुक्राणु हैं जो एक सुरक्षा कवच वाले तरल में तैर रहे हैं और अपने मिशन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अब वे आगे कहाँ जाते हैं? अब वे अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। अब तक शुक्राणु अपनी डेडिकेटेड पाइपलाइन में थे, अब वे एक कॉमन पाथ या साझा रास्ते पर आते हैं। साझा रास्ता? हाँ, जिसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। ये तो इस सिस्टम का एक और बड़ा ही अनोखा डिजाइन है। किसके साथ साझा रास्ता? मूत्र यानी यूरिन के साथ। क्या? हाँ, नोट्स के डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मूत्राशय से आने वाली नली और शुक्राणुओं को लाने वाली नली दोनों आकर एक ही रास्ते यानी मूत्र मार्ग में मिल जाती हैं। अच्छा। इसी एक रास्ते से वीर्य और मूत्र दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब एक ही हाईवे पर दो तरह का ट्रैफिक। हाँ। नोट्स में ये खास तौर पर लिखा है, इस मार्ग से मूत्र, शुक्राणु व प्रोस्टेट ग्रंथि तीनों के स्राव बाहर निकलते हैं। हाँ, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल खराब हों। बिल्कुल नहीं, पर शरीर ये सुनिश्चित कैसे करता है कि ट्रैफिक मिक्स ना हो जाए? एक बहुत ही स्मार्ट वॉल्व सिस्टम है। जब वीर्य निकलने वाला होता है तो एक मांसपेशी मूत्राशय का रास्ता बंद कर देती है ताकि मूत्र बाहर ना सके। अच्छा। और सामान्य समय में वीर्य का रास्ता बंद रहता है। एक समय में केवल एक ही ट्रैफिक को जाने की अनुमति है। शानदार। और ये हमें सफर के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर ले आता है, शिश्न या पीनस,
जिसे नोट्स ने डिलीवरी सिस्टम कहा है। हाँ, अब तक जो कुछ भी हुआ, उत्पादन, परिपक्वता, पैकेजिंग, सक्रियण, वो सब इस अंतिम क्षण के लिए था। शिश्न एक बेलनाकार उत्थानशील अंग है जिसका मुख्य काम है वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन। यानी ये सुनिश्चित करना कि ये जो कीमती पैकेज हमने इतनी मेहनत से तैयार किया है वो सही पते पर डिलीवर हो। एकदम सही। इसका काम मैथुन के दौरान वीर्य को, जिसमें लाखों सक्रिय शुक्राणु हैं, मादा जनन अंग में पहुंचाना है ताकि वे निषेचन की अपनी यात्रा शुरू कर सके। हाँ, और हाँ, मूत्रमार्ग इससे होकर गुजरता है, इसलिए ये मूत्र विसर्जन का काम भी करता है। तो ये भी एक दोहरी भूमिका निभाता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को फिर से देखें, हमने एक फैक्ट्री वृषण से शुरुआत की, हाँ, जिसका अपना क्लाइमेट कंट्रोल वृषण कोश था, फिर शुक्राणुओं ने एक ट्रांसपोर्ट रूट शुक्रवाहिनी पकड़ा और एक रेस्ट हाउस और फ्यूल स्टेशन पर रुके, हाँ, वहां से ने एक एक्टिवेटर प्रोस्टेट ग्रंथि से हरी झंडी मिली, और फिर वे एक कॉमन हाईवे मूत्र मार्ग से होते हुए डिलीवरी सिस्टम शिशन के जरिए अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। जब आप इसे इस तरह देखते हैं तो ये कोई अंगों का समूह नहीं लगता, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से समन्वित असेंबली लाइन लगती है।